हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एम्पायर रही अपने एंशिएंट इंडिया में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गुप्ता एम्पायर को ही हम लोग बोलते हैं गोल्डन एज इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है। अब इसमें क्या क्या खासियत है और क्या क्या रहा इसका पॉलिटी में, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले आपके सामने। गुप्ता एम्पायर। ठीक है। सबसे पहले जानेंगे इसका हम लोग सोर्सेस के बारे में। ठीक है। हमें जो इसका सोर्सेस मिलता है वो आपके जैसे इंस्क्रिप्शन से मिला। ठीक है। हमारे कुछ आर्ट कॉइन से मिलता है, निस्मेटिक्स, या फिर हमारे कुछ जो लिटरेचर है उस समय के, उस पीरियड के, उससे मिलता है। जैसे कि अगर हम पिलर की बात करें तो जैसे कि आयरन पिलर दिल्ली में जो है, महरौली में, वो बताता है चंद्रगुप्त टू के बारे में। ठीक है। और जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है वो बताता है समुद्रगुप्त के बारे में, जो कि उसके कोर्ट पर हरिशना ने बताया है कि काफी समुद्रगुप्त काफी एक ब्रेव और एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। कोइंस के से कुछ पता चलता है। कुछ जो उस समय जो लिटरेचर, जैसे प्ले जो था, जैसे कि कालिदास के प्ले से या वासवा दत्ता से। ठीक है। तो ये सबसे पता चलता है कि क्या उसमें गुप्ता का एम्पायर का कंडीशन था, इकोनॉमिक, सोसाइटी, सब कुछ। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के बारे में अगर बात करें तो समुद्र इस गुप्ता डायनेस्टी को जो फाउंड किया था, जो फाउंडर थे, उनका नाम था श्रीगुप्त। ठीक है। श्रीगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त वन, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त टू। ठीक है। फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। ये ऑर्डर रहेगा, हम लोग इसी को डिस्कस इसी में करेंगे और उनके अचीवमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले पॉलिटी में आएंगे श्रीगुप्ता। ठीक है। ये इसके फाउंडर थे। ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त वन। इन्होंने जो लिच्छवी जो नेपाल में है, उसके प्रिंसेस से शादी किया, कुमारा देवी से, जिनके कारण इनको पाटलिपुत्र मिल गया। तो ये मेनली मेन फाउंडर इन्हें हम लोग बोलेंगे, जो एक डायनेस्टी को लीड डाउन किए, चंद्रगुप्त वन। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं समुद्रगुप्त पे। समुद्रगुप्त थे, ही इनको बोला गया इंडियन नेपोलियन। ठीक है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को ही बोला इंडियन नेपोलियन, क्योंकि इन्होंने 100 बैटल्स लड़ा और एक भी जंग नहीं हारी। तो इनका स्ट्रैटेजी ये था कि किसी कुछ जो एम्पायर थे उसको कैप्चर कर लेते थे और अपने मिला लेते थे, कुछ को लिबरेट कर देते थे, और कुछ को अटैक किए, उसको हरा दिए और फिर वापस लौटा दिए। ठीक है। जैसे साउथ इंडिया में 12 राजाओं को उन्होंने हराया और वापस फिर से उन्होंने अपना राज्य लौटा दिया। तो समुद्रगुप्त और उनको हम लोग टाइटल उनका कविराज के रूप से नाम जाना जाता है। प्लस विंसेंट स्मिथ ने उन्हें इंडियन नेपोलियन बोला, क्योंकि एक भी जंग नहीं हारे। और उनके बारे में हमें इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से बिल्कुल मिलता है, उनके बारे में, उनके ब्रेवरी और उनके राज्य शासन के बारे में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम, अब इसके बाद आपका है चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू है, इसी के पीरियड को बोला जाता है कि गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। क्योंकि इस समय इनको हर चीज में हमारा इंडियन डेवलप था, चाहे वो रिलीजन हो, आर्किटेक्चर हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, सब चीज में। ठीक है। ट्रेड, इकोनॉमी, हर चीज में। तो चंद्रगुप्त, पहला बात तो ये, इन्होंने साका को हराया था, साकारी और रुद्रसीमा को।
जिसके बाद इन्होंने इनको शाकाहारी टाइटल इन्हें कहा दिया गया, और इन्होंने विक्रमादित्य टाइटल भी इन्होंने लिया। ठीक है, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। सेकंड पॉइंट ये है कि चंद्रगुप्त टू के टाइम में मतलब जो नौ रत्न थे वो सारे इनके कोर्ट में थे, जैसे कि कालिदास हो गए, वारामिहिर हो गए, ठीक है, धन्वंतरी थे, अमर सिम्हा, ये सारे इनको कोर्ट में नवरत्न इनके जो जो थे सब इनके कोर्ट में थे। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट चंद्रगुप्त टू के बारे में होगा। और इन्होंने मालवा और गुजरात को भी हरा करके शाखा को हरा के अपने में मिला लिया था। अब जो थर्ड जो इसके बाद जो चंद्रगुप्त टू के बाद आता है वो था आपका है कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त ही नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, याद रखिएगा, एक पॉइंट सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त। ठीक है, इसके बाद आप ले लीजिए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त हुए, स्कंदगुप्त नहीं, इन्हीं के टाइम में हुन्स ने अटैक किया था। तो हुन्स जो सेंट्रल एशिया से आए थे उनको स्कंदगुप्त ने पहला तो उनको जो अटैक को रिपेल किया, उनको हराया। ठीक है, इसके बाद फिर से मिहिरकुल और तोरामन ने अटैक किया, बाद में उनको हैंडल करना डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, साथ ही पुष्यमित्र जो ट्राइब थी उन्होंने भी रिवोल्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ये सब गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन प्ले किया। ठीक है, तो लास्ट जो रूलर थे गुप्ता एम्पायर के वो है विष्णुगुप्त। ठीक है, ये लास्ट। तो यहां तक आपका हो गया आपका ये पॉलिटी। इसके बाद हम लोग आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए, गुप्ता एम्पायर में जो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एक तरह डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। और गुप्ता जो रूलर थे वो काफी लैंड ग्रैंड दिया करते थे। सपोज जो लैंड उन्होंने टेम्पल्स को दिया उसको हम लोग ब्रह्मदेह के नाम से जाने जानते हैं कि ब्रह्मदेह। और जो लैंड उन्होंने ब्राह्मण्स को दिया उसको हम लोग अग्रहार के नाम से जानते हैं। ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मदेह क्या है, अग्रहारा क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्लस जो फ्यूडलिज्म जो कह लीजिए इंडियन सिस्टम सामंतवादी, वो भी गुप्ता एम्पायर का अच्छा खासा रोल उनमें डेवलप करने में है। क्योंकि ये सिविल सर्विसेज जो ऑफिसर थे उनको भी ये सैलरी के बदले लैंड लैंड जमीन दे दिया करते थे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपका आएगा उसमें। दूसरा पॉइंट ये है कि जो टैक्सेशन जो था वो लैंड से अच्छा खासा आता था। और लैंड से जो रेवेन्यू असेसमेंट का भी बहुत सारे टर्म्स है, जैसे कि द्रोण व्याप, कुल व्याप, ठीक है, ये सब कुछ कुछ टर्म्स हैं। तो ये सब हाई लेवल का नॉलेज होगा, बेसिक लेवल पे याद रखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से चल रहा था। और इन्होंने जो अपना पूरा एरिया जो टेरिटरी था उसको भुक्ति में बांटा था, भुक्ति मतलब डिवीजन। और उस भुक्ति के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको विषय था। तो विषय को जो रूल कर रहे थे वो थे विषयपति। और भुक्ति के जो रूलर थे, जो मतलब जो चला रहे थे, उनको नाम उपरिका था। तो ये तो आप बेसिक लेवल पे देख लेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, इकोनॉमी के बारे में क्या है कि जो गुप्ता एम्पायर जो था उसमें गिल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। गिल्ड क्या होता है? ठीक है, एक सेकंड। गिल्ड मतलब होता है जो ट्रेडर्स थे, जो आर्ट या मर्चेंट थे, उनका अपना एसोसिएशन, इसी को हम लोग गिल्ड बोलते हैं। और जैसे गोल्ड स्मिथ है तो सारे गोल्ड स्मिथ का एक गिल्ड था। अगर पेंटर है तो सारे पेंटर का एक गिल्ड था, एसोसिएशन था। जिनके उन लोगों का अपना एक रूल्स था, लॉ था, उनको फॉलो करते थे। और कब सपोज कोई वायलेट कर रहा है तो उसको वो लोग खुद ही पनिश करते थे। प्लस गिल्ड गिल्ड अपने आप में एक लोकल बैंक की तरह भी काम करते थे। ठीक है, और जब जरूरत पड़े तो एक्शन भी लेते थे। अब हम लोग आते हैं तो गिल्ड ये हुआ। प्लस जो हमारा जो पोर्ट था जो ट्रेड के लिए, रोमन एम्पायर से हमारा जो ट्रेड जो था वो पीक पे भी गुप्ता एम्पायर पहुंचा था। और डाउनफॉल भी गुप्ता एम्पायर से शुरू हुआ था। तो वेस्ट कोस्ट में जो पोर्ट था वो बारबरिकम सिंध में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था। और ईस्ट कोस्ट में जो पोर्ट है वो ताम्रलिप्ति, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट था। तो इकोनॉमी इस तरह से चला। ठीक है, इकोनॉमी ट्रेड। इसके बाद हम लोग अब आएंगे सोसाइटी के बारे में और रिलीजन।
सोसाइटी की बात करें तो चूंकि ये लोग वैश्य से बिलोंग करते थे, तो ब्राह्मण को काफी इनको, ये ब्राह्मणों को काफी जमीन दिया, तो ब्राह्मण लोग इनको काफी इनके प्रमोट करते थे। प्लस बाकी जो लोअर क्लास वर्ण थे वो लोग भी काफी इसमें इन्वॉल्व थे। और विमेन का पोजीशन भी बेटर से इम्प्रूव था, इंक्लूडिंग जो लोअर वर्ण जो शूद्र थे उनका ही जो कंडीशन था काफी इम्प्रूव कंडीशन था। रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में जो बुद्धिज्म है वो डाउनफॉल में था। ठीक है। ठीक है, बुद्धिज्म को ये लोग मतलब प्रमोट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये लोग बुद्धिज्म को फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन ये लोग सेकुलर थे, और वो ऐसा नहीं कि उनको परेशान भी नहीं कर रहे थे। ठीक है। और साथ में जो भगवतिज्म, जो विष्णु भगवान के भक्त थे, और बस भगवतिज्म मतलब क्या, विष्णु भगवान, नारायण कहिए, हरि कहिए, या लॉर्ड कृष्णा, इन सबके एक ही उन्होंने नाम दिया, सबको फॉलो करते थे। और भक्ति कल्ट यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है। डिवोशन की बात है, भगवत गीता की बात है, फॉलो किया, तो ये बिल्कुल याद रखिए, ब्राह्म भगवतिज्म इसी का मतलब यही होता है। ठीक है। रिलीजन। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका गुप्ता एम्पायर में हमें जो पढ़ना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट में देखिए मेन जो हमें जो एक स्कल्पचर मिलता है वो बुद्धा का मिलता है। ठीक है। जो बहुत ही बेस्ट कॉपर इमेज मिला सुल्तानगंज भागलपुर के पास। ठीक है। जो कि अभी बकिंगम पैलेस में है। वो काफी इंपॉर्टेंट, वो दिखाता है हमारा कि टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था उस समय। प्लस हम देखने को मिलता है कि जो उन्होंने आर्किटेक्चर, जो टेम्पल स्टाइल उन्होंने शुरू किया, वो नगरा स्टाइल था। ठीक है। NAGA नगरा स्टाइल था टेम्पल आर्किटेक्चर। और टेम्पल हमें मेनली हर जगह तो नहीं दिखता, सिर्फ कानपुर में, झांसी में, ठीक है, देवगढ़ में, हर जगह यही समय मिलता है। तो गुप्ता का टेम्पल आर्किटेक्चर। प्लस आर्ट में देखिए पेंटिंग में अजंता पेंटिंग इसी समय शुरू हुई, अजंता पेंटिंग और बाग पेंटिंग इसी समय शुरू हुई। तो ये सब कुछ आप फीचर आप देख सकते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। ठीक है। इसका में जैसे मैंने बताया बुद्धा का इमेजेस हुआ, स्तूपा हुआ, इस सब का भी निर्माण हुआ, इस समय हुआ। इसके बाद हम लोग आएंगे लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर की बात करें तो कालिदास से शुरू करते हैं। कालिदास मतलब तो कौन कौन से बुक लिखे, जैसे मालविका अग्निमित्रम। ठीक है। रुद्र, एक सेकंड, मैं मालविका, पहले तो अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। मेघ संदेशम, ऋतु संहारा, कुम्हार संभवम, रघुवंश। ठीक है। और मालविका अग्निमित्रम। ये सब काफी बुक इंपॉर्टेंट है, जिसका नोट्स आप लोग बना लें, और एग्जाम के लिए काम आएगा कि कालिदास ने कौन कौन से बुक लिखा वो देख लीजिए। ठीक है। और इसके बाद जो अमर सिंह महाजन को थे, वो उन्होंने एक संस्कृत डिक्शनरी लिखा जिसका नाम अमर कोश हुआ। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र कहानी के लिखा इसी के टाइम में। और चंद्र गोमी ने चंद्र व्याकरण लिखा, जो कि बंगाल में अभी भी फॉलो किया जाता है। एक जैन मॉन्क थे जिनका नाम विमला था, उन्होंने जैन रामायण में लिखा, जिसके अनुसार जो सीता थी वो राम की बहन थी। तो ये सब कुछ आपको लिटरेचर में देखने को मिलेगा, जो कि काफी हाइट पे पहुंचा गुप्ता एम्पायर में। सिर्फ हर फॉर्म में, ड्रामा हो आपका, शॉर्ट स्टोरी हो, प्रोस हो, सटायर हो, हर चीज में काफी ऊपर पहुंचा। अगर बासवा की बात करें तो भाषा की, तो बासवा दत्ता जो ड्रामा था वो भी लिखा। मृच काटिका जो 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 सुद्रका ने लिखा। ठीक है। वो भी वही बताता है कि कैसे एक कोर्ट पोएट, एक जो ब्राह्मण था वो वसंत, और एक प्रोस्टिट्यूट के बीच में एक लव अफेयर वो दिखाता है आपका। ठीक है। चारू दत्ता और वसंत सेना के बीच में। ठीक है। मृच काटिकम जो सुद्रका ने लिखा वही स्टोरी है। तो ये बेसिकली लिटरेचर में देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं आपका साइंस के बारे में। तो साइंस में मैं एस्ट्रोनॉमी की बात करूं तो आर्यभट्टा जो बहुत बड़े ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे इंडिया के, उन्होंने एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन, ठीक है, पाटलिपुत्र के पास, उनका जो मैन जो है, उन्होंने बताया कि अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ दिखता कैसा है, अर्थ का रेडियस क्या है, और लूनर और सोलर एक्लिप्स के, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में भी उन्होंने बताया। दूसरे जो थे एस्ट्रोलॉजर वो थे बारामीर, जिन्होंने भी बताया कि जो बुक उनका है बृहद जातक का, बृहद संहिता, ठीक है, पंच सिद्धांता, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका बाद ब्रह्मगुप्त ने ही न्यूटन के पहले ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, वो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत से। तो ये आपका एस्ट्रोनॉमी हो गया। इसके बाद अगर मेडिकल साइंस, मेडिसिन की बात करें तो धन्वंतरी ने चरक संहिता को काफी परफेक्ट किया था। ठीक है। नवनीतका ने लिखा था नवनीतकम, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में है। हस्त आयुर्वेदा को लिखा था पालकप्य। तो ये सब कुछ मेडिसिन में देखते हैं कि क्या क्या बुक्स लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया। इसमें धर्मंतरी काफी इंपॉर्टेंट है। और मेटलर्जी की बात करें तो हमारा जो टेक्नोलॉजी था आयरन का, वो भी काफी एडवांस था।
क्योंकि जो देखते हैं हम लोग मेहरौली में जो आयरन पिलर है वो अभी भी 1500 साल हो गए, 15 सेंचुरी हो गए, तभी वो रस्ट नहीं हुआ। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी था हमारा उस समय। और कॉपर में भी देखें तो कॉपर का बेस्ट इमेजेस जैसे सुल्तानगंज में मिला बुद्धा का, वो बताता है कि हमारा टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था। तो गुप्ता एम्पायर का ये सब कुछ खासियत रहा आपका, इन सब में मैंने बता दिया। अब डिस्कस करते हैं कि गुप्ता एम्पायर का डाउनफॉल क्यों हुआ। डाउनफॉल मैंने देख लीजिए, एक तो ट्रेड आपका घट रहा था, ठीक है, रोमन एम्पायर से। दूसरा, जो फ्यूडलिज्म था वो भी कारण रहा, ठीक है। तीसरा, जो हुन्स का अटैक हुआ वो भी एक डाउनफॉल का रीजन रहा, प्लस इंटरनल डिसेंशन था ही। तो ये सब कुछ रीजन रहा जिससे कि गुप्ता एम्पायर एंड हुई। तो ये जान लें। और एक पॉइंट मैं मिस कर दिया कि जो फाहियान का जो विजिट था वो चंद्रगुप्त टू के टाइम में ही हुआ था। तो पूछा जाए तो फाहियान ने विजिट किया था चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य के टाइम में शुरू किया था। तो इस वीडियो में इतना ही। गुप्ता एम्पायर के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया, कवर किया। आप जाके इसे एनसीईआरटी या किसी भी बेसिक बुक से पढ़ सकते हैं और पॉइंट बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एम्पायर है, आपको मैंने ब्रीफली बताया है, इसको अच्छे से पढ़ें और समझें और टाइम दें तो समझ में अच्छा से आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो डाउट हो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।